चलिए तो फिर कल से जो बाकी था 18th मीटिंग वो आगे पढ़ते हैं। कल क्या हमने पढ़ा था, कुछ याद है? कल कौन सी चीज़ का बात हुई थी? कि कल की बात राम जाने। हाँ, मेमोरी के बारे में वो छोड़ना है, पास्ट टाइम, पास को छोड़ना है। ठीक है। हाँ हाँ, वेरी गुड। और फायरी एस्पिरेशन, यस, फायर एस्पिरेशन, तप। थोड़ा बहुत तो याद है, ठीक है। और लास्ट में बात की थी हमने इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कॉज, कर्म कैसे बनता है और कर्म का कारण क्या है। अब आगे पढ़ते हैं। देयर इज नथिंग सो इम्पोर्टेंट इन मटेरियल लाइफ एज टू अनबैलेंस यू एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम योर डिलीजेंट डेली प्रैक्टिसेस। मतलब क्या हुआ? इस जगत में कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपकी साधना को रोक सके? अगर आप चाहते हैं कि मुझे साधना ही करनी है तो ऐसी कोई चीज़ है कि जो आपको अनबैलेंस कर दे और आपको रोक सके? पर होता है यही, हम ना कहते हैं पर हम यही करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम अनबैलेंस हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि चाहे मटेरियल लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो, हमारा बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारा आपा नहीं खोना चाहिए। पर होता है यही है कि हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, न बोलने का बोल देते हैं। तो जो साधना का अगर लक्ष्य नहीं बना है तो फिर ऐसा ही होगा। जब साधना का कोई निश्चित लक्ष्य हमारे पास है तो ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे बाहर की कोई चीज़ कितनी भी बुरी बनी हो, कोई घटना ऐसी बुरी बनी हो, फिर भी हम इम्बैलेंस नहीं होंगे। और जो हमें जो करना है, आज क्या होता है कि छोटी सी थोड़ा झगड़ा हो गया तो भोग क्या किसका लेंगे हम? हमारी साधना का आज नहीं करना है, मूड नहीं है, तो भोग किसका हो गया? साधना का हो गया, ख़त्म हो गई साधना। तो कुछ भी ऐसा होता है डिस्टर्बेंस, ज़रा घर में कुछ बोलचाल हो गई तो आज छोरों ने कोई मूड नहीं है, आज नहीं करना है, तो कितना हम जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं ये मटेरियल लाइफ से। ये मटेरियल लाइफ तो है ही इसके लिए कि उसमें तो ये होना ही है, ऐसे डिस्टर्बेंसेस आने वाले ही है, उसको हम अवॉइड कभी भी नहीं कर सकते। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम इतना ही है कि ये जो डिस्टर्बेंस आते हैं वो इसमें हम कितना बैलेंस रह सके। तो योग का मतलब ही टावरिया जी ने क्या किया? रिदम एंड बैलेंस। एक रिदम में रहना है और एक बैलेंस में रहना है। तो रिदम और बैलेंस नहीं है दोनों, तो फिर साधना ही नहीं है कुछ। तो ये छोटी छोटी बातों से हमें डिस्टर्ब नहीं होने का सीखना पड़ता है, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि माइंड की तो ये हैबिट बन गई है, तो कुछ अनचाहा जरा भी हुआ तो माइंड भागेगा। तो इसको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको किस तरह डाइवर्ट कर सकते हैं, मन को किस तरह उससे उभार सकते हैं, ये हमें सीखना है और ये ट्रेन करना है। जैसे मन भागा, इस चीज़ों के अंदर घुस गया, उसको पकड़ के लाओ कि नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये होता रहेगा। मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे इम्बैलेंस नहीं होना है। इस तरह का अगर लक्ष्य बनता है तो ये चीज़ें को हम ये कर सकते हैं, ये चीज़ों से हम ऊपर उठ सकते हैं, वरना चीज़ों के साथ हम भी बह जाएंगे। बी ए हार्ड टास्क मास्टर unto you your own self। हार्ड टास्क मास्टर मतलब करक शिक्षक। और किसके साथ बनना है करक शिक्षक? योर ओन सेल्फ, अपने साथ बनना है, दूसरों के प्रति नहीं। दूसरों के प्रति तो कड़क बनना आसान है ना, बोल दिया किसको भाई ये क्यों
क्या है, पर हम हमें बोल सकते हैं। अगर कोई दिन प्रैक्टिस करने का नहीं मूड होता है तो हम बोलते हैं कि क्यों भाई ऐसा क्या है, चलो करो प्रैक्टिस। हम अपने को तो बोल नहीं सकते, आज ज़रा आलस आ रही है, अभी बाद में करेंगे, कल करेंगे, तो उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, झुक जाते हैं, उसको सरेंडर हो जाते हैं। उसके सामने खड़े रहकर कह सकते हैं भाई क्यों नहीं करना है प्रैक्टिस, हम हमारे मन को कह सकते हैं क्या? तो वहाँ हार्ड टास्क मास्टर बनना है, कड़क शिक्षक बनना है, अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं। दूसरों के ऊपर तो बहुत आसान है। By all means to attend seriously to your material life, but let it not unbalance you, let it not take your mind off the spiritual path. क्या कहते हैं यहाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि बाय ऑल मीन्स अटेंड सीरियसली टू योर मटीरियल लाइफ। इसका मतलब क्या, जो आपका संसारिक फर्ज है उससे विमुख नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें तो साधना करनी है तो जो घर में होना है वो होगा, बीबी बाल बच्चों को पाल लेगी, हमें तो साधना ही करना है। ये नहीं है, ये कोई साधना का मार्ग ही नहीं है। आपको पहले आपकी फर्ज को निभाना ही है। मटीरियल लाइफ जो, क्योंकि आपने संसार खड़ा किया है, एक बार आप अपनी मर्जी से संसार खड़ा किया है तो आप इसे भाग कैसे सकते हैं, इससे मुखर कैसे सकते हैं? आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने विलिंगली ये किया है। तो जब तक आपकी जिम्मेदारी पर एक विवेक होना चाहिए कि कहाँ तक आपकी जिम्मेदारी है। अब बच्चे बड़े हो गए फिर भी हम चंचूपाट करते ही रहते, अंदर ये करते ही रहते, अरे ये मत कर, वो मत कर, धंधे में ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना है। तो ये भी हमें एक विवेक आना चाहिए, समझना चाहिए कि कब तक हमें इन्वॉल्व होना है और कब इससे बाहर निकलना है। पर प्रीमेच्योर टाइम से निकल नहीं जाना है, नहीं तो वो बहुत बड़ा एक क्राइम होगा। ये एक जो नेचर का लॉ है उसका उल्लंघन होगा। तो ये भी खास समझना है कि कब तक हमें हमारी जिम्मेदारी निभाना है और बाद में हमें निकल भी जाना है, वो भी आना चाहिए। अंदर रहना है और बाहर निकलना है, दोनों चीज़ हमें आनी चाहिए। तो मटेरियल लाइफ को कभी भी साधना के लिए डिस्टर्ब नहीं करनी है, साधना करनी है, मटेरियल लाइफ को भी मेंटेन करना है, दोनों चीज़ आनी चाहिए। और तावड़िया जी ने जिंदगी भर यही किया था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं, वो जो कामकाज करते थे पहले, बाद में भी जो करते थे, तो उन्होंने अपनी मटेरियल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया था। अपनी साधना तो वो करते ही थे, उनकी जो ड्यूटी थी वो हमेशा निभाते थे। तो ये हमें उनसे सीखना है। ये कुछ यहाँ दान दक्षिणा देके ये नहीं सीखना है, ये हमें उनका जो जीवन था इसमें से ये सीखना है। By all means to attend seriously to your material life, but let it not unbalance you. इसका मतलब ये नहीं कि मटेरियल लाइफ तुमको ओवर पावर कर दे और फिर तुम इनबैलेंस हो जाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। लेट इट नॉट टेक योर माइंड ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल पाथ से आपको विमुख कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दूर कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कुछ बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस उन्होंने दी है, जैसे हम रिफाइनिंग 3 स्टेप वगैरह तो करते हैं, पर थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस है। और जो लोग लंबे समय से 3 स्टेप रिफाइनिंग वर्क करते हैं वही लोग इस तरह की ये आगे की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो वो क्या है, हम पढ़ते हैं, 3-4 प्रैक्टिस दी है उन्होंने। पहली एक्सरसाइज क्या है, नाउ रिलैक्स, lie in bed and practice 3 step rhythmic breathing for 5 minutes. Let it be at bed time. तो क्या करना है, let it be at bed time, that is at your usual sleeping time. तो आपको रात को आप जब सोने जाते हैं तब क्या करना है, आपको 3 step rhythmic breathing रखना है और उसको फॉलो करना है। और जब नींद आती है तब आपको कुछ करना है। क्या करना है वो आगे बताते हैं।
रिमेंबर वी से वन फॉल्स टू स्लीप, हम कहते हैं ना कि भाई नींद में पड़ गया, वो नींद में चला गया। वन फॉल्स टू स्लीप एज वन फॉल्स इन ए होल, जैसे कि कोई आदमी गड्ढा में गिर जाता है, इस तरह हम कहते हैं कि नींद में गिर गया, चला गया, ऐसा शब्द का रूढ़ि प्रयोग करते हैं, वन फॉल्स टू स्लीप। तो एज वन फॉल्स इन ए होल, तो जैसे गड्ढा में गिर जाते हैं इस तरह हम नींद में घुस जाते हैं। द वर्ड फॉल्स डिस्टिंक्टली कन्वेज द आइडिया दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द मोमेंट व्हेन वी एक्चुअली स्लीप। तो ये फॉल्स जो है उसका मतलब क्या है कि हम सोते हैं तो धीरे 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 करके नींद आती है, पर कौन सी मोमेंट के ऊपर नींद आई वो हमें पता नहीं है। तो वो उस पॉइंट के ऊपर हमारी कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। एक पॉइंट तक हम विचार करते हैं, विचार करते करते कब सो गए वो हमें भी पता नहीं चलता है। तो वो फॉल्स का मतलब ये है कि कौन सी मोमेंट के ऊपर आप नींद में चले गए, उसको फॉल्स कहते हैं। फाइनली asleep consciously falling asleep consciously seems a contradiction of term। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन जैसा लगता है कि नींद में जो फॉलिंग asleep मतलब नींद में चले जाना, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि नींद जो आती है, नींद में कॉन्शियसली जाना, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस माने में है कि नॉर्मल कोर्स में निद्रा का मतलब ये है कि फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू अनकॉन्शियसनेस, दैट इज स्लीप। हम जागृत है, धीरे 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 करके जैसे जैसे नींद आती है तो हम अनकॉन्शियस होते जाते हैं, तो कॉन्शियसनेस हमारी चली जाती है। जैसे नींद नज़दीक आती है हमारी कॉन्शियसनेस कम होती जाती है। एक पॉइंट के ऊपर नींद आ गई, कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, अब बाहर क्या चल रहा है हमें पता नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कि भाई कॉन्शियसली आप नींद में जाओ, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स लगती है, पर है नहीं ऐसा, क्योंकि कॉन्शियसली भी नींद में जा सकते हैं। वो किस तरह ये बताते हैं आगे। कीप ब्रीदिंग द 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एंड फील द फीलिंग ऑफ स्लीप कम ओवर टू यू। अब क्या करना है, आपका 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग तो चालू है, अब धीरे धीरे जो नींद आ रही है वो फील करते जाओ कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, उसको उसका अनुभव लेते जाओ। Your eyelids close and you open them again and they tend to close again. Remember the moment when you are finally unable to open your eyelids. अब रात को क्या होता है, जैसे नींद आती है तो हमारी, अब गुजराती में आँख गहराई, तो हमारी जब नींद आती है तो हम ऐसा आँख की जो ये है वो बंद होने लगती है। अब उस दौरान आपको क्या करना है, 3 स्टेप तो चालू है, जैसे ये आँख आईलिड बंद होती है तो जरा फोर्स करके उसको फिर से ओपन करना है। फिर से नींद का जो फोर्स आएगा फिर से वो आँख बंद हो जाएगी, फिर से आपको उसको खोल देना है। इस तरह 2-3-4 बार करना है और याद रखने का प्रयत्न करना है कि फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब आप खोल नहीं पाओगे, इतनी जोर से नींद आ रही है कि अब आँख बंद ही हो जाएगी। तो हो सके तो वो कौन सा पॉइंट है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपकी आँख अब बंद हो रही है और अब आप खोल नहीं पाते। अगर वहाँ तक आप जागृत रह सकते तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, ये जैसे पढ़ते हैं इतना आसान नहीं है, करने जाओगे तो पता चलेगा। और करना, ट्राई करना, पर यहाँ मत करना, घर जाके करना। नहीं, यहाँ मत करना, उसका कारण है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये ऐसी चीज़ करते हैं, थोड़ी ज़बरदस्ती हो जाती है ना, तो फिर 2-3 घंटे नींद नहीं आती है। तो ये जब भी आप करो तो बहुत आराम से और बहुत फोर्स लगा के ज़बरदस्ती करके मत करना। 1-2 बार खोलना प्रयत्न करना, फिर ऐसा लगता है कि बहुत नींद आ रही तो फिर सो जाना। उसको ज़्यादा बार बहुत पकड़ के मत रखना, शुरू में धीरे धीरे करके प्रैक्टिस बढ़ाना, नहीं तो 2-3 घंटे तक आपकी नींद चली जाएगी। तो ये प्रैक्टिस जो है वो ऐसी है कि थोड़ी समझ के साथ इसको करना है, पर करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ये आगे कहते हैं कि आपको एक कुछ नई चीज़ का अनुभव होगा अगर आपने ये किया तो।
doing repeatedly daily over a few weeks or a few months diligently, something will happen. कुछ होगा, कुछ समय तक आप नियमित करोगे तो. I do not want to write here what will happen. मैं अभी ये बताना नहीं चाहता हूँ कि क्या होगा. If you tell me exactly what, then only will I guide you further. Otherwise you will only imagine and it may not be your true experience. तो अभी वो कहना नहीं चाहते कि ऐसा करने से क्या होगा. नहीं तो फिर हम पहले से जान जाते हैं तो इमेजिन करने लगते कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. हकीकत में ऐसा नहीं भी हो. ठीक है, तो पहली प्रैक्टिस यहाँ तक की है. समझ में आ गया इसको? तो कर सको तो करना घर जाके. अब दूसरी प्रैक्टिस है. अब दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है पर बहुत डिफ़िकल्ट भी है. ड्यूरिंग द डे इफ़ यू हैव स्पेयर 10 or 15 minutes, रिलैक्स इन अ बेड एंड बिगिन द 3-step rhythmic breathing फॉर 5 minutes. अब आपके पास 10-15 मिनट है दिन में, तो आपको क्या करना है कि बेड के ऊपर सो जाना है. 3-step rhythmic breathing 5 मिनट तक चालू रखना है और 5 मिनट के बाद कुछ और प्रोसेस करना है. क्या करना है तो वो आगे बताते हैं कि डिवाइड योर बॉडी इनटू डिफरेंट एरियाज. अब कहते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है उसको 6 हिस्से में आप उसको डिवाइड कर दो. तो पहला हिस्सा क्या है? हेड एंड नेक. ये हमारा पहला हिस्सा हो गया. दूसरा हिस्सा है शोल्डर्स एंड चेस्ट. तीसरा हिस्सा है एब्डोमेन. चौथा हिस्सा है राइट आर्म्स. पांचवा लेफ्ट आर्म. छठा राइट फुट फ्रॉम हिप बोन डाउनवर्ड टू टोज. और सातवां जो है लेफ्ट फुट फ्रॉम हिप बोन डाउनवर्ड टू टोज. तो 7 हिस्सों के अंदर हमें ये हमने बॉडी को डिवाइड करना है. और डिवाइड करके क्या करना है फिर? टेक वन एरिया एट ए टाइम. अब पहला एरिया लिया जैसे कि हेड और नेक. अब उसमें क्या करना है? दैट इज हेड एंड नेक. एंड विजुअलाइज दिस एरिया एज टोटली होलो विद इन एंड सी दिस इफेक्ट एज इफ यू आर नाउ विद इन योर नेक एंड हेड. समझ में आया? क्या करना है? आप सो गए, 3 स्टेप चालू है. अब आंख बंद करके आपको ये अंदर का हिस्सा जो इसको विजुअलाइज भी करना है और आपको एंटर होना है. आपको एंटर होना है मतलब आपको ये अंदर अनुभव लेना है. जैसे आप एज ए खुद आप अंदर जा रहे हैं तो अंदर का पार्ट जो है ब्रेन का अंदर का पार्ट वहाँ तक आपको जाना है और उसको सेंस करना है, उसको फील करना है. तो आप मतलब कि चित्त हमारा आप मतलब हमारा चित्त जो है वो अंदर जाएगा और सेंस करेगा पूरे ब्रेन को. और नेक तक यहाँ तक पूरा हिस्सा जो है उसको सेंस करना है. तो ये एक फीलिंग लेनी है. अब ये चीज़ जब आपके अंदर सेंसिटिव काफ़ी मात्रा में होगी तो ही ये आप इनर बॉडी को सेंस कर पाओगे. तो उसके लिए सेंसिटिविटी बढ़ाना ज़रूरी है. और जो आपका प्राण जो है वो प्राण आपका अगर सूक्ष्म होता है तो ही प्राण के द्वारा आप ये फीलिंग को ले सकते हैं. तो जिसने अच्छी तरह वर्षों से 3-step rhythmic breathing और रिफाइनिंग की है वो लोग ये चीज़ को सेंस कर पाएंगे. बाकी नए लोगों को दिक्कत होगी. फिर भी प्रयोग करना है तो सब कर सकते हैं. पर पुराने लोग जो है अगर सिंसियर को इसने किया है तो वो लोग ये इसको सेंस कर पाएंगे कि अंदर जैसे कि हम एंटर हो रहे हैं और अंदर से एक फीलिंग ले रहे हैं. तो ये पहली चीज़ करनी है. ट्राई टू सी दिस एरिया एज टोटली होलो फॉर 1 मिनट. अब जैसे पूरा खाली है, जैसे एक बाम्बू होता है ना तो अंदर से कैसे होला होता है. तो आपको ये ऐसा फील करना है कि अंदर कुछ है ही नहीं. अभी तो हम फील करते हैं तो जैसे ठोस महसूस होता है, पर ऐसा अंदर महसूस करना है कि ये पूरा एरिया खाली है. इस तरह का एक होलोनेस का अनुभव लेना है और 1 मिनट तक उसको करते रहना है इस तरह. डू नॉट रश टू अदर एरियाज till you get a clear view of the hollowness from within.
अब दूसरे एरिया पे नहीं जाना है, पहले इसके ऊपर ही रोज़ 5 मिनट प्रैक्टिस करो अंदर। जब तक ये होलोनेस क्लियर कट आपको अनुभव नहीं होता है तब रोज़ाना इसको करते जाओ महीने तक। जब क्लियर हो जाता है तभी दूसरे एरिया के ऊपर हम जा सकते हैं। फॉर ए मंथ, that is up to the next meeting, do not go over other areas and see that your experience is clear and distinct। तो ये दूसरे 1 महीने तक इसको कंटिन्यू रखना है और उसको क्लियर कट आइडिया लेना है, एक फीलिंग लेना है कि हाँ ये होलोनेस अंदर मुझे फील हो रहा है, मैं एक्चुअली फील कर रहा हूँ कि अंदर एक होलोनेस जैसा लग रहा है। तो ही आप फिर दूसरा जो एरिया है शोल्डर्स एंड चेस्ट और फिर और आगे के एरिया, उसमें 1 by 1 आपको जाना है। ग्रेजुअली देन पास ओवर अदर एरियाज। When over months of practice all these areas have been experienced, then visualize the whole body as totally hollow. Roam inside your own body and feel and see its hollowness like a plastic doll. तो प्लास्टिक डॉल तो देखिए ना हमने कैसी अंदर से पोली होती है, होलो होता है। तो इस तरह हमारा बॉडी को फिर जब आप ये 6-7 सब प्रैक्टिस एक साथ में कर लोगे धीरे धीरे करके, फिर आपको पूरे बॉडी को एक्सपीरियंस करना है कि जैसे पूरा बॉडी के अंदर कुछ है ही नहीं और आप पूरा बॉडी में रोमिंग कर रहे हैं, ऊपर से नीचे घूम रहे हैं। ऊपर जाते हैं तो देखते हैं होलोनेस है यहाँ पेट के हिस्से में, नीचे के हिस्से में, पूरा बॉडी जैसे खाली है, अंदर कुछ है ही नहीं। तो इस तरह का एक्सपीरियंस लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है क्योंकि इससे आगे की प्रैक्टिस, इसके जो एस्ट्रल की और आगे की प्रैक्टिस है ये इसके ऊपर निर्भर करती है। तो ये प्रैक्टिस का अनुभव जो सिंसियर है और आगे जाना चाहते हैं इनको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, डिलीजेंटली करनी चाहिए और धीरजपूर्वक करनी चाहिए। To see any area or even the whole body as hollow from within, you have to be very small, a miniature, so that you are contained within each area and can roam and so experience simultaneously the hollowness of the body and your own smallness। तो ये जो है आपको जैसे आप एक खुद आप अनुभव जब करते हैं तो एक जैसे एक मिनिएचर होता है ना, एक छोटी चीज़ होती है ना, इस तरह का आप बन जाते हैं क्योंकि आप अंदर अभी अनुभव कर रहे हैं। तो जिसको मैं कहता हूँ तो वो जो मैं है वो अंदर अनुभव ले रहा है, वो होलोनेस का अनुभव करता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है तो और अंदर घूमते रहता है। और 2 चीज़ का हमें फिर अनुभव लेना है, एक होलोनेस का अनुभव भी लेना है और वो जो मैं हूँ अंदर जो एक स्मॉलनेस जो है, जो एक फीलिंग जो ले रही है, उस दोनों का अनुभव करना है, होलोनेस का भी अनुभव और मैं का भी अनुभव। ये और डिफ़िकल्ट चीज़ है पर स्टेप बाय स्टेप अगर ये सब प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है हम ये सब चीज़ों का अनुभव ले सकें। ठीक है, ये दूसरी टेक्निक है, समझ में आया? प्रैक्टिस कर सको तो करना, नहीं कर सको तो अभी सुन लो, बराबर? क्योंकि हाँ तो सब कहते हैं पर कब क्या होने वाला है तो वो मुझे भी थोड़ा अंदाज आता है। अब आगे बात करते हैं। In our last meeting on page number 6, I have explained to you as to how we see and hear। अब लास्ट मीटिंग के अंदर उन्होंने एक बात बताई थी कि नॉर्मल कोर्स में हम जो देखते हैं और सुनते हैं तो जो जिस तरह साइंस हमें बताता है इस तरह हम खाली सोचते हैं कि भाई ये हमारा कान सुन रहा है और आँख देख रही है। जैसे कि आँख से एक चीज़ देखी तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे रेटिना जो आपका पर्दा है उसके ऊपर वो आया, उसके साथ में जो नर्व ब्रेन के साथ कनेक्टेड है तो मैसेज ब्रेन के अंदर गया और ब्रेन ने समझ लिया कि ये चीज़ है। नॉर्मली हम ऐसे समझते हैं पर वो कहते हैं कि ये ऐसा है नहीं,
ये तो आधा हिस्सा है और बाकी का हिस्सा है। इससे पहले कुछ और चीज़ घटित हो जाती हैं, वो एस्ट्रल लेवल की है। ये फिजिकल लेवल की बाद में आती है, पहले एस्ट्रल लेवल की आती है। तो वो लास्ट मीटिंग में उन्होंने बताया था, या फिर से वो रिपीट करते हैं। दिस क्लियरली मीन्स दैट वी सी एंड हियर फ्रॉम डीप विद इन आवर बॉडी सिस्टम, रिफर डायग्राम, बट दिस प्रैक्टिस हैव बिकम ऑटोमेटिक. We assume that the outer sense organs are able to do this. This practice is therefore given to develop once again the seeing and hearing from deep within you. तो ये सब ऊपर की प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो किस तरह रियली में सीइंग है या रियल में हियरिंग है वो हम समझ पाएंगे। अभी तो क्या है कि ये सब ऑटोमेटिक होता है। ये अभी पक्षी का आवाज़ है, ऑटोमेटिक कान पर पड़ता है और हम सुन लेते हैं, पर कॉन्शियसली ये नहीं करते हैं। तो हकीकत कुछ और चीज़ है। हमें ऐसा लगता है कि ये हमने सुन लिया, तो खाली आवाज़ आ रही, कान पर गई और सुन लिया, पर ऐसा नहीं, उससे और अंदर कोई प्रोसेस होती है, पर हम उसके लिए अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। बाकी और चीज़ भी होती है और वो साइंस को भी नहीं पता है और क्या होता है। A day will come, if you are sincere in your practices, when with your eyes closed and bandaged, you will be able to see, and with your eyes, with your ear plugged tight, with earplugs, you will be able to hear and prove yourself that physical sense organs create a sort of mirage and are not the true source of conveying sight and sound. समझे क्या कहते हैं? अगर आपने ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर ली अच्छी तरह से, तो एक दिन क्या होगा कि आप देखते हैं ना, कई लोग करते हैं कि भाई आँख के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, हाँ? फिर मोटर बाइक चलाते हैं, रास्ते पे निकलते हैं, हाँ? तो ये तो थोड़ा स्टंट होता है ये चीज़ों जो लोग करते हैं, पर ये योग की प्रैक्टिस है। और कहते हैं कि आप सच में एक दिन ये सब प्रैक्टिस अच्छी तरह करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप आँखों के ऊपर पट्टी बांध दो, बैंडेज लगा दो, फिर भी आप देख पाओगे, और कान को ईयर प्लग से बंद कर दो, फिर भी आप सुन पाओगे। तो कोई आवाज़ आपके अंदर नहीं जा रही है, फिर भी आप सुन पाओगे। तो वो जो है वो रियल चीज़ है। और अभी क्या है कि ये जो चीज़ जो फिजिकल ऑर्गन पर पड़ती है तो एक मिराज क्रिएट करती है, एक भ्रमना क्रिएट करती है। मिराज एक भ्रमना क्रिएट करती है कि यही सच है, जो मैं सुन रहा हूँ बस यही चीज़ है, उससे आगे पीछे और कुछ चीज़ें हैं वो हम जान नहीं सकते। और वो क्या है, सवरिया जी बार बार उनके नोट्स में कहते हैं कि सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स आर डिफरेंट, आर नॉट सेम। तो सेंस एक चीज़ है और सेंस ऑर्गन अलग चीज़ है। मतलब कि जो इंद्रिय है, एक है इंद्रिय और एक है इंद्रिय अंग। आँख है तो वो क्या है, इंद्रिय है कि इंद्रिय अंग है? इंद्रिय अंग है। और दृष्टि है वो इंद्रिय है। आँख जो है पर देखने की सेंस जो है वो अलग है। एक आदमी है जिसकी आँख अच्छी है, डॉक्टर बोलता है कि भाई आँख में कोई तकलीफ नहीं, फिर भी वो देख नहीं सकता। उसका कारण क्या है? उसकी सेंस चली गई। एक आदमी का कान बिल्कुल अच्छा है मेडिकली और फिजिकली, पर फिर भी वो सुन नहीं सकता, मतलब कि उसकी जो सेंस है सुनने की वो चली गई। तो सेंस और सेंस ऑर्गन दोनों चीज़ अलग है। और ये जो बात आती है इसके अंदर वो सेंस की आती है, सेंस ऑर्गन की नहीं। हम सिर्फ सेंस ऑर्गन की ही समझते हैं कि सेंस ऑर्गन से सुन लिया वो बस हो गया, पर इसके पीछे सेंस की क्या रोल है वो हम नहीं जानते, समझते नहीं हैं। इसलिए ये मिराज क्रिएट करते हैं, एक भ्रमना क्रिएट करता है। वी लिव इन एन ओशन ऑफ इम्पल्सिस, दे एंटर आवर बॉडी सिस्टम
through our primary or astral body and impinge on the electromagnetic field. अब क्या होता है कि हमारे आजू बाजू चारों ओर और जो हमारे अंदर आता है उसको क्या कहते हैं? इनकमिंग इम्पल्स। इनकमिंग मतलब अंदर आने वाला, इम्पल्स मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। इम्पल्स किसको कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक छोटे से छोटा जो कण होता है, जो एकम होता है, उसको एक इम्पल्स कहा जाता है। तो इम्पल्स जो है हमारे अंदर आते रहते हैं। हर सेकंड के अंदर कितने आते हैं? 120। हर सेकंड में 120 इम्पल्स हमारे अंदर ये पांचों इंद्रिय से आते हैं। और वो पहले कहाँ आते हैं? एस्ट्रल बॉडी में, प्राइमरी बॉडी में, या प्राइमरी बॉडी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर पहले आता है। These impressions are passed on to the electromagnetic field of the secondary or physical body and are registered in the registration area, and then we translate them as sight or sound etc. तो ये जो इम्पल्स आया एस्ट्रल के अंदर आया, उसके बाद में उसको फिजिकल में ट्रांसमिट किया जाता है। फिजिकल बॉडी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर वो जाता है, और उसके अंदर जाता है तब ये सेंस ऑर्गन की बात आती है। उससे पहले जो प्रोसेस हुई वो सेंस की बात आई। तो पांच इंद्रिय से जो क्या आ रहा है इम्पल्स, उसको ही हम सेंस कहते हैं कि वो जो अंदर आया वो इम्पल्स आया, वो सेंस आया, सेंस है वो। अब वो आगे स्पाइनल कोर्ड से होके ऊपर जाती है और यहाँ IESM केंद्रों के अंदर जब रजिस्टर्ड होती है तो ही वो चीज़ हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं। जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं हुई, कान के ऊपर आवाज़ तो आई पर उसका रजिस्ट्रेशन अंदर नहीं हुआ, मतलब कि आपका अटेंशन नहीं था, मतलब चाहे ऑटोमेटिक अटेंशन पे नहीं किया है, पर कान के ऊपर आवाज़ आई, हम थोड़े विचार में भी है, फिर भी वो अंदर रजिस्टर हो गए, तो वो जो है वो हमने सुना, ऐसा हम कह सकते हैं। जो चीज़ रजिस्टर नहीं हुई वो चीज़ नहीं हुई है हमारे लिए, चाहे बाहर वो चीज़ हुई है पर हमारे लिए वो चीज़ नहीं हुई है। जैसे हम रास्ते पर से जाते हैं तो बहुत कोई पहचान वाला बाजू में से पसार हो गया, हम तो अपने विचारों में, मतलब क्या हुआ, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ अंदर कि वो आदमी जा रहा है। अब वो जब हम देखते हैं और वो चीज़ अंदर रजिस्टर होती है, फिर रिकग्नाइज होता है कि हाँ ये व्यक्ति तो ये है, तब ये घटना कंप्लीट होती है। समझ में आती है ना बात? कबरा जी खाली कोई बात नहीं, प्रश्नोत्तरी वाला तो सेशन है। ये थोड़ा ये क्या है कि जब तक आप तावरिया जी की सिस्टम के शब्दों वगैरह से और उनके लिटरेचर से परिचित नहीं है, तब ये सब चीज़ें नहीं लगेगी। तो थोड़ा बार बार अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, थोड़ा उसके साथ ये होना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। इससे यूज टू होना हमें होना चाहिए। The living example has been Beethoven, who was totally deaf and who has composed some of the most captivating melodies. Beethoven पता है ना, वो ब्लाइंड था, डेफ था, बहरा था, और वो जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है उसके अंदर उसने बहुत सारी नोट, बहुत सारा संशोधन किया था, और उसके ट्यून, उसने बहुत सारे ट्यून बनाए थे। अब जो आदमी खुद ट्यून बनाते वो सुन नहीं सकता है, फिर भी किस तरह इसने ये सब बनाया था। तो वो कहना कि ये चाहते हैं कि ये खाली कान का रोल नहीं है, ये अंदर की चीज़ का रोल है। तो बीथोवन की जो अंदर की चीज़ थी वो जो काम कर रही थी, इसके द्वारा उन्होंने ये क्लासिकल, और बहुत बड़ा नाम है बीथोवन का क्लासिकल के अंदर, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर, तो वो उसने इस तरह का ये काम किया था। इसे प्रूव होता है कि भाई खाली एक बाहर की सुनने की बात नहीं है, उसके साथ में अंदर की भी कोई चीज़ है।
those of you have diligently practiced the candle exercise will be able to do those exercise more easily. अब उन्होंने आगे ये नोट के अंदर कैंडल एक्सरसाइज भी दी थी। आपको ये सब आगे की जो नोट्स है वो अगर आप नहीं पढ़ सकते तो उसके लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। ये 18th लेक्चर है, पर 1 से 17 लेक्चर सबके सब यूट्यूब के ऊपर है, तो आप इसके सुन सकते हैं और उसमें से जो आगे उन्होंने क्या बताया था, क्या क्या एक्सरसाइज बताई थी, वो भी आप जान सकते हैं। तो आगे उन्होंने कैंडल एक्सरसाइज एक बताई थी कि भाई कैंडल द्वारा आपको गॉड लिखना है। कैंडल जैसे आपके कैंडल पकड़नी नहीं, फ्लेम कैंडल को आपको उसको सलगा के उसकी जो फ्लेम होती है वो फ्लेम से इमेजिन करना है, आपको GOD गॉड लिखना है। तो इस तरह की एक टेक्निक उन्होंने बताई थी और उस समय मैंने डिटेल में बात की थी कि किस तरह इसको किया जाता है, तो वो आप सुन लेना। तो इस तरह की एक्सरसाइज जो है, ये ऐसी एक्सरसाइज जो है ये, और ये सब ऊपर की ये सब एक्सरसाइज जब करते हैं तो ये आसान हो जाता है। मतलब कैंडल एक्सरसाइज की है तो आपको ऊपर की जो होलोनेस की एक्सरसाइज है वो भी आप फिर आसानी से कर सकते हैं। टेक योर टाइम, डिलीजेंटली डू दिस exercise and tell me what is your experience. Again I say that I will not tell you, for you may then only imagine, but if right reply is received I will guide you further. ठीक है, तो वो हमें करना है। और जब थे वो तब वो कहते थे कि भाई मुझे आपका एक्सपीरियंस बताना, तो मैं आगे का आपको गाइडेंस दूंगा। Do you know anything about our solar system? सोलर सिस्टम क्या है हमारी? सोलर सिस्टम मतलब क्या? हाँ? हाँ, जो सूर्य जो है और सूर्य में से जो ग्रह निकले हैं उसको सूर्यमाला कहते हैं, ग्रहमाला। तो सूर्य में से जो 9 ग्रह, अभी तो खैर 10-12 भी और भी यूरेनस वगैरह धुन गए हैं, पहले 9 ग्रह कहते थे, तो उसको सूर्यमाला कहते हैं, सोलार सिस्टम कहते हैं। तो कहते हैं कि उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? हैव यू एवर इमेजिन आवर सोलार सिस्टम एज ए होल? हम तो अभी एज ए होल तो नहीं जानते हैं ना। एक सूर्य है, उसके बाद में इमीडिएटली मर्क्यूरी आता है, बुध, उसके बाद में आता है वीनस, और फिर थर्ड है पृथ्वी, इसके बाद में मंगल है, फिर शनि है, गुरु है, वगैरह वगैरह, कुल मिला के 9 इस तरह का ये है। अब वो कहते हैं कि एज ए होल आप इमेजिन कर सकते हैं, नॉट सिंगल। ये 9 के 9 ग्रह है, एक पूरी सोलार सिस्टम, इसको क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? ये बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम सोच ही नहीं। खाली एक सूर्य को हम इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा है, तो 9 ग्रहों को तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? अब यहाँ एक दूसरी मजे की बात करते हैं कि ए बीइंग ऑफ वास्ट डायमेंशन कैन सी आवर सोलर सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम एज ए सेल विथ इट्स सेंट्रल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स buzzing around this center at great speed। क्या कहते हैं? गया ऊपर से। कौन જોઈ? એ વાસ્ટ ડાયમેન્શન, એ બીઈંગ ઓફ વાસ્ટ ડાયમેન્શન એટલે શું? એવી કોઈ વ્યક્તિ, બીઈંગ એટલે વ્યક્તિ, એવી કોઈ વ્યક્તિ વાસ્ટ ડાયમેન્શન वाली कि जो सोलार सिस्टम नहीं बाहर है, बाहर से ऐसी कोई व्यक्ति, ऐसी मान व्यक्ति, मतलब कि एक फॉर एग्जांपल कोई स्टार है, तो स्टार भी बीइंग होता है। स्टार मतलब कोई डेड चीज नहीं होते, कई स्टार जो है वो बीइंग है, मतलब उसके अंदर भी आत्म तत्व है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स है कि जो हमारी तरह जीते हैं, उसके भी हमारे अंदर आत्म तत्व है और हमारा जैसा लाइफ है उस तरह बहुत सारे स्टार्स की लाइफ है, बहुत सारी गैलेक्सी है। वो गैलेक्सी के अंदर तो लाखों अरबों स्टार्स वगैरह होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा बॉडी, वो भी एक लिविंग एंटिटी है, समझे?
ये मुश्किल चीज़ है, पर क्योंकि हम तो इतना ही जानते हैं कि भाई आत्मा और ये जो जिसके पास ऐसा शरीर है इसके पास ही ऐसी आत्मा होगी, पर ऐसा नहीं है। आत्मा 4 प्रकार की है, और जो ग्रह होते हैं वो भी एक आत्मा है। उसका वो बॉडी जो इसका जो स्थूल है, जैसे हमारा बॉडी है ऐसा बॉडी है, और उसकी पूरी लाइफ होती है, उसका लाइफ स्पान होता है। इस तरह बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं, हर नहीं पर कुछ स्टार ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आत्म तत्व है और उसकी लाइफ है, और वो भी इवोल्यूशन के अंदर है। जैसे हम प्रगति करते हैं तो स्टार और ये सब चीज़ है, जो गैलेक्सीज है वो भी प्रगति करती है। वो जायंट, उसको कहते हैं जायंट डिवाइन फ्रेगमेंट, वो जायंट डिवाइन फ्रेगमेंट है, हम स्मॉल डिवाइन फ्रेगमेंट है। ये सब तावड़िया जी ने पर्पस के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई जो सोलर सिस्टम के बाहर का ऐसा कोई बीइंग है, वो अगर हमारी सोलर सिस्टम को देखेगा तो कैसा लगेगा? एक सेल जैसा लगेगा। हमारा बॉडी के अंदर कितने अरबों सेल्स है, तो अगर हम हमारे वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एक सेल्स कितना हमारा छोटा लगता है कि भाई इतना 6 फुट का बॉडी में सेल्स का तो कहाँ कोई वजूद ही नहीं है। इस तरह कोई ऐसा बड़ा जो है स्टार, वो देखता है हमारी ये सूर्यमाला को, तो उसे ये सेल्स जैसा लगता है, एक छोटा सा जैसा। और जैसे सेल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह होते हैं और वो घूमते रहते हैं। तो वही चीज़ वो बाहर के जो बीइंग है वो ऐसा महसूस करेगी कि ये जो ग्रहमाला है वो तो ऐसे एक सेल जैसी है, और ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह उसमें घूमते रहते हैं। कहने का मतलब ये कि हमारी सोच और हमारा दिमाग इतना छोटा है, और हमारी दुनिया इतनी छोटी है, और भगवान ने दुनिया इतनी बड़ी बनाई है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी हम हमारी छोटी दुनिया से कभी बाहर निकल के कुछ और सोचने का और समझने का कभी भी प्रयत्न नहीं करते। बस हम हमारी दुनिया में ही मशगूल है, हमारे सुख दुख में ही बस हम जीते हैं। इसके परे कुछ क्या भगवान ने क्यों बनाया है, ये कभी सोचने का भी प्रयत्न नहीं करते कि ये क्यों इतना सारा बनाया है, इतने सारे बड़े बड़े ये गैलेक्सीज और स्टार्स और अलग अलग प्लेनेट्स, और क्यों है, क्या है। तो ऐसे कोई भगवान कोई ऐसा कोई मोहम्मद तुगलक जैसा तो नहीं था कि बना दिया, चलो भाई बना दो, कबर किसी को काम लगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। कुछ सोच के बनाया होगा ना, कुछ कोई पर्पस होगा ना। पर हम इसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते, कुछ जानते भी नहीं है, और जानने की कोई तमन्ना भी नहीं होती। ये सब जानना चाहिए। हमारी जो है, जो दृष्टि को वास्ट करना चाहिए, वाइड करना चाहिए। You will find it as difficult to visualize a solar system from outside as they visualize your own inner hollowness devoid of all its contents. अब सोलर सिस्टम की बात क्यों बीच में लाया उन्होंने, समझ में आता है? पहले बात की होलोनेस की, फिर बात सोलर सिस्टम की। अब दोनों का कनेक्शन बताते हैं कि जैसे सोलर सिस्टम किसी व्यक्ति को, किसी बाहर की एंटिटी को कैसा सेल जैसा लगता है, तो हम तो सोलर सिस्टम के बारे में सोच भी नहीं सकते, इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते। बाहर की बात तो छोड़िए, पर हम खुद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी सोलर सिस्टम है। इसी तरह हमारे बॉडी जो है वो अंदर से होलो है, इसको सोचना समझना इतना ही डिफ़िकल्ट है जितना सोलर सिस्टम को इमेजिन करना। इसीलिए सोलर सिस्टम उन्होंने बीच में लाया। जो सोलर सिस्टम को इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है, इसी तरह ये होलोनेस को पहचानना, समझना, एक्सपीरियंस करना वो भी इतना ही डिफ़िकल्ट है। ये रेफरेंस समझना चाहिए। These practices are of utmost importance. वो तो खुद बहुत महत्व देते हैं। अब हम कितना महत्व देते हैं वो अलग बात है, पर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है, ये सारी प्रैक्टिसेस। होलोनेस की जो खास करके प्रैक्टिस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा वो कहते हैं। बी डिलीजेंट, रेगुलर, हार्ड वर्किंग, द प्राइस हैज़ टू बी पेड बट रिवॉर्ड इज़ ओवरवेलमिंग।
प्राइस तो कर देनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो समय निकालना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, पर प्राइस जो आप पे करते हैं उससे तो जो रिवॉर्ड मिल रहा है कितना, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ओवरवेलमिंग। वी हैव स्पोकन ऑफ अर्लियर द ब्लेस्ड मोमेंट। कल हमने बात की थी ब्लेस्ड मोमेंट, ग्रेस की। ब्लेस्ड मोमेंट, द मोमेंट ऑफ ग्रेस। अब वो ग्रेस मोमेंट, ब्लेस्ड मोमेंट कब उतरती है, किसको इसका अनुभव होता है, ग्रेस मोमेंट को, ब्लेस्ड मोमेंट को? कल तो एक बात कही थी, हाँ कल क्या बात कही थी? सबको ये ग्रेस का अनुभव होता है कि किसको होता है? वो तावरिया जी ने उसमें बताया था ना कल। हाँ सो बोलो फरी। हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क करता है उसके ऊपर ये ग्रेस की मोमेंट उतरने की संभावना है। ठीक है, तो ऐसे बैठे बैठाए हैं और सोचते हैं कि ग्रेस आ जाए, तो वो तो संभव है नहीं। जिसने हार्ड वर्क किया है उसके ऊपर ये ग्रेस उतरती है। अब हार्ड वर्क किस प्रकार का, तो आज जरा दूसरा जवाब देते हैं, उसमें वो हार्ड वर्क की है बात है। आज बहुत अच्छा जवाब दिया है। We have spoken of the blessed moment, the moment of grace. When it is possible when we maintain a total silence within for a few moments. क्या कहते हैं? When we maintain a total silence within for a few moments. मतलब क्या हुआ? टोटल साइलेंस मतलब अब अंदर से एकदम शांत हो गया, कोई विचार है नहीं है तो भी वो अपनी जगह, कोई हमें अंदर से डिस्टर्बेंस नहीं है। थोड़ी क्षण के लिए एज इफ सब स्टैंड स्टिल हो गया, कुछ है नहीं अंदर, ऐसी अंदर की स्थिति एक निर्माण हो गई कुछ क्षणों के लिए। न विचार परेशान कर रहे हैं, न कोई और चीज़, कोई इंद्रिय न बाहर भाग रही है, कुछ नहीं है, अंदर एक ठहराव आ गया, कुछ क्षणों के लिए एक ठहराव आ गया। वो ठहराव आता है, उस मोमेंट के अंदर ये ग्रेस डिसेंड होती है, समझे? तो हार्ड वर्क किस चीज़ का करना है? अब रेफरेंस में ये बात समझो, हार्ड वर्क करना है ये मोमेंट के लिए, ये जो माहौल हम अंदर बनाते हैं, जो ठहराव बनाते हैं, उसके लिए। तो अगर ये ठहराव बन गया अंदर तो वो ग्रेस की चीज़ आ सकती है। ऐसे ग्रेस की चीज़ नहीं उतरती है। ग्रेस तो है पर वो ऐसे नहीं आती है। अगर हमने इस तरह की मेहनत की है, अंदर एक साइलेंस तक हम पहुँचे, तो डेफिनेटली ग्रेस का अनुभव हो सकता है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं।